जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल एक हमारा न्यूमेरिकल MCQ रह गया था, वो टाइम की कमी की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर सके थे। चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 का MCQ नंबर 24 था, ऐसा ही है। तो 24 पढ़ते हैं। इफ़ योर MPC इज़ ऑलवेज 2/3 एंड योर ब्रेक इवन पॉइंट इज 6000, then with rupees 7200 of disposable income your consumption will be exactly, कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मुझे बताइए ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों। इसका मतलब है उसने कहा है कि 6000, ये हमारी कंजम्पशन भी 6000 है, इनकम भी दोनों 6000। ब्रेक इवन का मतलब यही होता है। अब इनकम बढ़ी 7200, कह रहा है बताओ कंजम्पशन कितनी होगी। इनकम बढ़ के कितनी हो गई, इनकम बढ़ के कितनी हुई, इनकम कितने से बढ़ी 1200 से। कंजम्पशन कितने से बढ़ी, कितनी अमाउंट से, कैसे पता चला। इंक्रीज इन इनकम 1200 है, मल्टीप्लाई कर दे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, मल्टीप्लाई कर, भाई कंजम्पशन ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है, कि जितनी इनकम इंक्रीज हुई उससे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 800। अच्छा, अब 800 तो वो है जो 1200 इंक्रीज की वजह से कंजम्पशन बढ़ी। पहले कितनी थी 6000, तो अब 6000 में 800 ऐड हुआ, कितनी हो गई 6800। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्लियर हो गई है, चलिए हम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वापस चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 में आज हमने 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक तो छोटा सा कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट 2। पहला कंसेप्ट हमने स्टडी करना है ग्रोथ क्या होती है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ग्रोथ क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर हमने कंसेप्ट पढ़ना है बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं और इसके इंडिकेटर्स। और नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी, इसके टूल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, 3 कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं, ग्रोथ जीडीपी में इंक्रीज होना। इकोनॉमिक ग्रोथ यही है ना, जीडीपी में इंक्रीज होना, ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ। अच्छा, एक होती है टर्म ग्रोथ, एक है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करता है भला, मुझे बताइए। पिछले साल पाकिस्तान की जीडीपी थी 20 बिलियन, फर्ज कीजिए इस साल जीडीपी है 22 बिलियन। जीडीपी रेट कितना है, 2%। और 2% कैसे आ गया, 20 से 22 हुआ जीडीपी। कुछ ग्रोथ रेट का फार्मूला मेरे भाई सुन लें। ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या है, जीडीपी इन ईयर 1 माइनस जीडीपी इन बेस ईयर, पिछले साल की जीडीपी ईयर 0 बेस ईयर, डिवाइडेड बाय जीडीपी इन बेस ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितने आ जाएगा, 22 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना आया, 10%। 10%। 2% कैसे आ गया था, 20 से 22 में 2% आ गया, शाबाश। फिर ऐसे ना करे, सारी परसेंटेज की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। ऐसे थोड़ी पढ़ा था हमने स्टैट में, मैथ में। भाई ग्रोथ रेट समझ आ गया,
आज का सबसे आसान कंसेप्ट सुन, कहते हैं ग्रोथ रेट जो है इसके फायदे हैं कि नुकसान है? क्या मतलब? जीडीपी बढ़ेगी तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, कोई वे नुकसान भी हो सकते हैं। हाँ जी, पैसा आने के फायदे भी होते हैं, पैसा आने के नुकसान भी होते हैं। बहुत से चीज़ों का ध्यान, खतरात बढ़ जाते हैं ना। कहते एडवांटेजेस क्या हैं, सुन लें। हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। हाई एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नई मुलाजमतें मिलेंगी, जीडीपी बढ़ेगी, जाहिर है नई फैक्ट्रियां लगेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, नए वर्कर्स को रखा जाएगा। फिस्कल बेनिफिट, फिस्कल का मतलब क्या है? जो चीज़ गवर्नमेंट से रिलेट करे उसे कहते हैं फिस्कल। फिस्कल गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा भला? इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। कल वो याद है आपको, हमने वो फिस्कल बजट कैलकुलेट किया था, डेफिसिट। पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी, फिर उसके बाद नेशनल इनकम से टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट। तो अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट इसे सोशल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा पैसे लगा सकेगी। कि ये फ़ायदा होगा, करप्शन ज़्यादा करेगी, दोनों फायदा। हाँ ठीक है, चले, हमें उससे नहीं, सोशल वेलफेयर भी ज़्यादा होगा। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? किन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा पैसे लगेंगे? हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, डैम हो गए, पार्क हो गए, मोटरवे हो गई। एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कम होगा? इन्वेस्टमेंट हाई होगी लो होगी? तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? असल चीज तो डिसएडवांटेज है ग्रोथ के। एडवांटेज तो आसानी से सबको समझ आ जाते हैं। डिसएडवांटेज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कहता है पोल्यूशन ज्यादा होगी, गाड़ियां ज्यादा, सड़क ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होगी, पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, जंगल कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्रियां चलानी है, उसके लिए ईंधन चाहिए। तो सबसे सस्ता ईंधन कौन सा है? लकड़ी, कोयला। लकड़ी चलाओ, लकड़ी भी चलाओ, कोयला भी चलाओ। सोलर पाकिस्तान में भी नहीं आया इतना कि फैक्ट्रियां उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। आया है फैक्ट्रीज, अभी इंडस्ट्री उसके ऊपर शिफ्ट नहीं हुई। रोड कंजेशन तो मैंने क्या आप फारसी में बोला, ट्रैफिक प्रॉब्लम कहा नहीं मैंने। हर 2 मिनट बाद होश में आ जाते हैं आप यार, क्या मतलब। हाँ, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग सिटीजन। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? कि देखिए ग्रोथ ज्यादा होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो ज्यादा इनकम बढ़ी है सबको बराबर बराबर तकसीम होगी। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रॉफिट, लार्जर पोर्शन उनको जाता है, मजदूर बेचारों को तो मजदूरी मिलती है सिर्फ, फिक्स वेजेस। तो इनइक्वालिटीज बढ़ती है। अगर तो जब इनकम बढ़ती, हर एक को बराबर बराबर शेयर मिलता, तो हम कहते हैं ये इक्वालिटी आ गई। अब जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उनको ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलता है, सारा प्रॉफिट तो वो ले जाते हैं। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। कैसे? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। सुनिए, जरूरी नहीं है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए डायग्राम बनाना, लेकिन चूंकि मैंने एक्सप्लेन करना है बाद में भी, अभी इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। जीडीपी अटेंटिव होइएगा जरा। प्राइस लेवल, ग्रोथ होगी, आउटपुट बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अब देखिए ओरिजिनल लेवल ये था, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, ग्रोथ आई जरूर, लेकिन ग्रोथ के साथ और क्या चीज आई? रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। सोशल प्रॉब्लम्स क्या आती है? जब आप ज़्यादा काम करना शुरू हो जाते हैं, नो डाउट इनकम ज़्यादा आप अर्न करते हैं, लेकिन आपको अपने आराम के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप देखें जापान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुदकुशी की जो रेशो है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान में है। ठीक है, हालांकि ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ के सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं बल्कि डिसएडवांटेजेस भी हैं जी।
तो ग्रोथ में हमने पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, सिर्फ इतना लर्निंग ऑब्जेक्टिव था। हमने देखा ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन जीडीपी, इसे ग्रोथ कहते हैं, या इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट कह ले, एक ही बात है। ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस साल की जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर की जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी, प्रीवियस ईयर की जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल मैथ का फार्मूला, आपने कई दफा परसेंटेज इंक्रीज निकाला होगा, प्रॉफिट का रेट निकाला होगा इस फार्मूले से, ग्रोथ रेट। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, ग्रोथ भी समझ लिया, इसके एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस में भी, ठीक है। किताब में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, वो हमने ज़बानी कलाम में डिस्कस कर ली है। आपने सिर्फ हेडिंग याद करनी है, एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी। एक्सप्लेनेशन अगर एग्जाम में कहे तो आप खुद से लाइन लिख दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। रट्टा सिर्फ हमने किस चीज़ का लगाना है, सिर्फ हेडिंग का, ग्रोथ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है, देखिए ग्रोथ रेट हमने पढ़ लिया, इंक्रीज इन जीडीपी, लेकिन मुझे बताइए क्या पाकिस्तान की या किसी भी और कंट्री का एग्जांपल है, इनकी जीडीपी हर साल लाजमी है इंक्रीज ही होगी, क्या डिक्रीज भी हो सकती है? बिल्कुल डिक्रीज भी हो। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है जीडीपी में, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, इसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, ठीक है। कहता है बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल है इकोनॉमी वाइड पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, किसमें, जीडीपी में, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। जीडीपी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे अहम जीडीपी है। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, किसी साल इंक्रीज हो गई जीडीपी, किसी साल डिक्रीज हो गई, किसी साल इंक्रीज, किसी साल डिक्रीज। इकोनॉमी वाइड का मतलब क्या है, कहता है किसी एक आधे सेक्टर में जीडीपी इंक्रीज या डिक्रीज होने से हम पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट का अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि पूरे मुल्क की जीडीपी को सामने रखना हमने, ठीक है। किसी एक सेक्टर की आउटपुट को सामने नहीं रखना। इकोनॉमी वाइड, पूरी की पूरी इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ रही होगी हम कहेंगे ये ग्रोथ है, और जीडीपी कम हो रही होगी हम कहेंगे प्रॉब्लम है। तो इसको कहता है वो बिजनेस साइकिल, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन जो होती है। इस कंसेप्ट को डायग्राम की मदद से अगर एक्सप्लेन करना तो डायग्राम कुछ इस तरह की बनती है। वह कहते हैं आप अगर देखें यहाँ पे है टाइम, यह है टाइम, और यह है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेवल, पहले इसको थोड़ा सा एक दूसरी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए यह है टाइम इन ईयर्स, और ये है आपके सब्जेक्ट्स जो आप सीए में पास करते हैं। घर वाले क्या समझ रहे होते हैं कि आप हर अटेम्प्ट में 2-2, 3-3 पेपर पास कर रहे हैं और आप बड़ी आसानी से 5 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। घर वाले यही समझ रहे होते हैं ना, हम भी घर वालों को यही बता के आते हैं। ये है ट्रेंड लाइन जो घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या ऐसे होता है? बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। कभी किसी अटेम्प्ट में तो हमारे तीनों पेपर पास हो जाते हैं, कभी तीनों फारिग हो जाते हैं, कभी 1 पास 2 फेल, और कभी 2 पास 1 फेल। यानी ये पीरियोडिक फ्लक्चुएशन आती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसीलिए वो कहता है ये जो रेड लाइन है ये ट्रेंड लाइन है। ये क्या शो करवा रही है कि अगर इकोनॉमी स्टेबल ग्रोथ रेट हो तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। और भाई स्टेबल ग्रोथ रेट नहीं होता। एक्चुअली क्या होती है, एक्चुअली कभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, कभी जीडीपी डिक्रीज करेगी। इसलिए इकोनॉमी को वो 4 फेजेस में डिस्क्राइब करते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रोइंग, डिक्लाइनिंग। ठीक है, जीडीपी मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रोइंग, डिक्लाइनिंग। जो मिनिमम लेवल होता है इसे कहते हैं ट्रफ या डिप्रेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो इंक्रीजिंग लेवल होता है इसे कहते हैं रिकवरी, हाईएस्ट लेवल पीक, और फिर उसके बाद रिसेशन, फिर ट्रफ, फिर उसके बाद रिकवरी, फिर पीक, फिर उसके बाद पीक के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद रिकवरी, के बाद पीक, के बाद रिसेशन, फिर ट्रफ। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, इकोनॉमी भी इसी तरह ग्रो करती रहती है।
अब देखें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसे, बल्कि ये ट्रेंड जो है आपको इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, आप देखते होंगे हर रोज खबरों में, कभी इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रही है। ठीक है, पहले कभी किसी कभी 8-10 हज़ार भी होती थी, आज 50-55 हज़ार पे है, कभी 40 पे भी आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ग्रो फ्लक्चुएशन होती है। तो ये जो लाइन है ये इंक्रीजिंग साइड पे जा रही है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा अगर कंसिस्टेंट होती तो सीधी लाइन होती, कंसिस्टेंट नहीं होती ग्रोथ। क्लियर हो गया? वो कहता है अच्छा बताइए रिसेशन में और पीक में क्या फर्क है? रिसेशन में और पीक में क्या फर्क? यहां हमसे कह सकता है बताओ रिकवरी में और रिसेशन में क्या फर्क है, या ट्रफ और पीक में क्या फर्क है? ट्रफ के अंदर ये होता है कि जब हमारी जो प्रॉफिट होता है, जीडीपी जो होती है कंट्री की, वो बिल्कुल लॉस पे आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुन लीजिए सिंपल। अगर आपकी जीडीपी मिनिमम है, जीडीपी मिनिमम है, ट्रफ जीडीपी मैक्सिमम है, जीडीपी इंक्रीजिंग, जीडीपी डिक्रीजिंग, यही कह रहा है। ये आपके पास इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं 4-5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फेज, इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अब अगर आप मुझसे पूछे सर पी को जरा डिफाइन कीजिए, पी क्या है, मैं कहूँगा एक लफ्ज में अगर आप देखना चाहें, पीक वो लेवल है जहाँ पे जीडीपी मैक्सिमम होगी। आप कहें नहीं सर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, पीक में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती हैं? अब मैं तफसील में आंसर देने लगा हूँ। अब सुनिए, जब पीक होगा जीडीपी हाईएस्ट, एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हाईएस्ट, जनरल प्राइस लेवल, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेस। और अगर आपसे पूछा जाए ट्रफ में बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? जीडीपी में मिनिमम, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिनिमम, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जनरल प्राइस लेवल, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेस। अगर पूछे रिकवरी, जीडीपी इंक्रीजिंग, एम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जनरल प्राइस लेवल, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, इसी तरह। और अपोजिट डिक्रीजिंग हो जाएगा। भाई ये क्लियर हो गया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब आगे चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमसे पूछ रहा है इंडिकेटर्स ऑफ पीक और रिसेशन, या इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल भी इसको कहते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पीक और रिसेशन का मतलब क्या है कि क्या पीक या रिसेशन अचानक आके अचानक गायब हो जाते हैं? नहीं भैया ऐसे नहीं होता, बल्कि इनके आने से पहले भी कुछ निशानियां होती हैं, इनके जाने के बाद भी कुछ निशानियां होती हैं, और जिस वक्त ये इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त भी कोई निशानियां होती हैं। इनको कहते हैं इंडिकेटर्स, पीक या रिसेशन के इंडिकेटर। कंसेप्ट क्या है? वो कहते हैं कि क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी किस फेज में है, या प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में इकोनॉमी किस फेज की तरफ जाएगी, या प्रेडिक्ट कर सकते हैं पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों में इकोनॉमी किस फेज में थी? कहता है बिल्कुल ये जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? इंडिकेटर्स के जरिए। इंडिकेटर्स हैं 3 तरह के। बिजनेस साइकिल के इंडिकेटर्स कितनी तरह के हैं? लीडिंग, कोइंसिडेंट, लैगिंग। लीडिंग कौन से हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको बताते हैं मुस्तकबिल में कौन सा फेज आने वाला है। लीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्टर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर है जो बताते हैं कि करंटली इकोनॉमी किस फेज से गुजर रही है। करंट हाल, ये मुस्तकबिल, ये हाल।
लैगिंग इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि पिछले 5, 6, 7, 8 महीने, साल में इकोनॉमी किस फेज में थी। इंडिकेटर्स कितनी तरह के हैं? 3 तरह के, जो हमें क्या बताते हैं? बिजनेस साइकिल के बारे में। वो इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि मुस्तकबिल में कौन सा फेज आने वाला है, वो इंडिकेटर्स जो बताते हैं करंटली कौन सा फेज चल रहा है, और वो इंडिकेटर्स जो बताएंगे पास्ट में कौन सा फेज चलता रहा है, लैगिंग। देखते हैं जैसे प्रोड्यूसर्स न्यू ऑर्डर, प्रोड्यूसर्स न्यू ऑर्डर, कंज्यूमर्स न्यू ऑर्डर नहीं कहा। मुझे बताइए, अगर आपको पता चले कि किसी टेक्सटाइल कंपनी ने हैवी मशीनरी इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है फर्म, इसका मतलब क्या है? आइंदा आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। और अगर डिक्रीज कर दे, वो जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको कैंसिल कर दे, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में कम होगी। तो क्या प्रोड्यूसर्स ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर किसी किस्म की इंडिकेशन दे रहे होते हैं? ये लीडिंग। अच्छा, कंज्यूमर नहीं, जो एक्चुअली सेल परचेज होगी ना, जो एक्चुअली सेल होगी या एक्चुअली कंज्यूमर खरीदेंगे, वो हमारा लीडिंग फैक्टर में नहीं आएगा, वो कोइंसिडेंट फैक्टर में आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये है प्रोड्यूसर ने नए ऑर्डर दिए किसके? कैपिटल गुड्स के। और ये क्या है? उन कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन कितनी हुई, उनको प्रोडक्शन कितनी हुई। अगर आपको पता चले पीआईए ने 4 नए जहाजों का ऑर्डर दिया है, इसका मतलब क्या होगा? मुस्तकबिल में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब है पीआईए एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। तो ये हमारा कौन सा? मुस्तकबिल को बता रहा है। ये प्रोड्यूसर्स न्यू ऑर्डर है। और जब लोग एक्चुअली ट्रैवलिंग करेंगे, वो कोइंसिडेंट फैक्टर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो एक्चुअली आउटपुट, प्रोडक्शन से आउटपुट हो रही है। प्रोड्यूसर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टर ने नई चीज़ें, मशीनरी मंगवाई है, ये मशीनरी है, ये रेगुलर इन्वेंट्री है जो सेल हो रही है। मशीनरी का नया ऑर्डर आपने दिया, इसका मतलब है मुस्तकबिल में प्रोडक्शन बढ़। इसी तरह से गवर्नमेंट ने न्यू हाउसिंग स्कीम के ऑर्डर दिए, आने वाले दिनों में इसका मतलब है रियल स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये कौन सा फैक्टर है हमारा? लीडिंग फैक्टर। न्यू बिल्डिंग परमिट्स देना, ठीक है। तो लीडिंग फैक्टर क्या है? जो आने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं। मनी सप्लाई, आज नोट छापेंगे, क्या आज ही इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, फ्यूचर में इंक्रीज होगी। तो ये लीडिंग, मनी सप्लाई जो है, ये लीडिंग फैक्टर। मनी सप्लाई से क्या होता है? बताया था आपको, एग्रीगेट डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है? मनी सप्लाई इंक्रीज करते एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई डिक्रीज करते एग्रीगेट डिमांड कम होगी। नेक्स्ट, बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस। बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट होगा, अगर आज आप उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो अगले आइंदा आने वाले 2, 4, 5, 6 महीनों में अपने पैसे इकट्ठे करेगा, मशीनरी वगैरह मंगवाएगा, फैक्ट्री जो है वो परचेज करेगा और फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते करते टाइम लगता है। ये नहीं कि आज आपने उसको प्रोटेक्ट किया और वो कल से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, थोड़ा टाइम। तो ये हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर के नए ऑर्डर और न्यू बिल्डिंग परमिट्स, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मनी सप्लाई, बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस। कोइंसिडेंट फैक्टर्स क्या हैं? जो बताते हैं करंटली इकोनॉमी किस फेज से गुजर रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, करंटली प्रोडक्शन कितनी है, आउटपुट कितनी है? जाहिर है आउटपुट मशीनरी के बनने से, यूज करने से आउटपुट बढ़े। नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, करंटली एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितनों को नौकरी मिली है। और पर्सनल इनकम, लोगों की इनकम कितनी है इस वक्त, कितनी इनकम अर्न कर रहा है। अच्छा मुझे बताइए, पर्सनल इनकम पहले पता चलती है कि नेशनल इनकम? भाई नेशनल इनकम तो साल के एंड पे कैलकुलेट होती है ना, पर्सनल इनकम तो आपको हर महीने पता चलती रहती है। हाँ, पर्सनल इनकम जो है ये कोइंसिडेंट फैक्टर है। नेशनल इनकम जब कैलकुलेट होगी, ये कौन सा फैक्टर होगा? ये हमें ये नहीं बताएगा इकोनॉमी इस वक्त किस फेज में है या किस फेज में है, ये बताएगा पिछले साल में
इकोनॉमी किस फेज में रही है। अगर नेशनल इनकम ज्यादा है लोगों की, इसका कंसेप्ट से क्या ताल्लुक है? मैं अपनी सैलरी नहीं बता रहा, इसका कंसेप्ट से है कोई ताल्लुक? नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट भी लैगिंग फैक्टर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देख के बाद में डिसाइड किया जाता है इंटरेस्ट रेट। अगर बैंकों को नजर आ रहा हो कि ग्रोथ ज्यादा है, ग्रोथ है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ग्रोथ देख के फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। ये नहीं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ग्रोथ ज्यादा होगी फिर इंटरेस्ट रेट, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ग्रोथ ज्यादा होगी, मार्केट में लोग लोन ज्यादा डिमांड करेंगे, फिर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। सीपीआई किसको कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है। इन्फ्लेशन का समझ लीजिए एक दूसरा नाम क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर का डिफरेंस। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी आपको बताती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो चुकी है मार्केट में। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद आती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है फिर इन्फ्लेशन आती है, कि पहले इन्फ्लेशन आती है फिर बाद में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है? बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन जो है ये रिजल्टेंट एक्टिविटी है, बाद में आती है। ये बता रही है कि पहले एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है। तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स है। बिजनेस साइकिल पता चला हमें क्या है? बिजनेस साइकिल बताइए क्या है? पीरियोडिक इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन, किसमें? जीडीपी में। जीडीपी के साथ और क्या क्या चीजें फ्लक्चुएट करती हैं? किसी भी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, बिजनेस साइकिल के डायग्राम कैसी है? एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। और जो फ्लक्चुएट करती है एक्चुअल बिजनेस, जो फ्लक्चुएट करता है बिजनेस साइकिल, उसमें कितने फेजेस होते हैं? कौन कौन से? रिसेशन, ट्रफ, रिकवरी, पीक। हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं कि रिसेशन में, अगर हमसे पूछता है रिसेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कोई से 3, तो आप कोई सा भी ये 3 फैक्टर इसमें से सेलेक्ट करके डिक्रीजिंग लिख दें हर एक के साथ, कि फॉलोइंग फैक्टर जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पीक या रिसेशन या इंडिकेटर्स ऑफ ट्रफ, इसे इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। क्या बिजनेस साइकिल को डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से पहचाना जा सकता है? इंडिकेटर्स की कितने टाइप्स हैं? 3। कौन कौन सी? लीडिंग, कोइंसिडेंट, लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर कौन से हैं? जो फ्यूचर में बताते हैं अगले आइंदा 3, 4, 5, 6 महीनों में कौन सा फेज आने वाला है। और कोइंसिडेंट जो करंट बताते हैं इकोनॉमी किस फेज में है। और लैगिंग एग्जाम में ध्यान से पहचानिएगा, लीडिंग कह रहा है, कोइंसिडेंट कह रहा है, लैगिंग मिक्स नहीं करने। चाहे एक एक का 2 कम बता दें, लेकिन क्लासिफिकेशन सही बताएं। लीडिंग इंडिकेटर्स की क्या एग्जांपल है? कोई से 2 एग्जांपल दे दीजिए। प्रोड्यूसर्स न्यू ऑर्डर, मनी सप्लाई, न्यू बिल्डिंग परमिट्स। ठीक। और कोइंसिडेंट फैक्टर्स की क्या, इंडिकेटर्स की क्या एग्जांपल है? पर्सनल इनकम और इंडस्ट्रियल आउटपुट। और लैगिंग इंडिकेटर्स की क्या एग्जांपल है? इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, और नेशनल इनकम। करेक्ट। इंटरेस्ट रेट। ये था हमारा जीडीपी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो नहीं थे? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कंसेप्ट, हम अपना अहम वाला कंसेप्ट। सही कंसेप्ट तो है, जो टेक्निकल है वो तो रटे वाला था, बस एक दफ़ा आपको समझाना था चीज़ें, उसके बाद रटे। ये है कंसेप्चुअल कंसेप्ट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है? बिल्कुल। केन्स ने भी यही कहा था, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी यही कहते थे। लेकिन फर्क क्या था दोनों में? केन्स कहता था गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे? एग्रीगेट सप्लाई के जरिए से। ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ज्यादातर केन्स की थ्योरीज को फॉलो करते हैं, लेकिन बहरहाल क्लासिकल या न्यू क्लासिकल भी ये नहीं कि ऑब्सोलीट हो गई या एप्लीकेबल ही नहीं है, वो भी प्रैक्टिकेबल एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी लेती है, कहती है ठीक है
मैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी लेते हूँ कि एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करूँगी। एग्रीगेट डिमांड को, भाई गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? इन दो हाथों से। नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, गवर्नमेंट के दो हाथ होते हैं। ये ले ले भाई, ये हाथ दे तुम, इतना तुम गब्बर सिंह हैं। चलिए भाई बस करते हैं यार, क्या ओ भाई बसंती चुप कर जा भाई। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, दो हाथ बता रहा था। ये हाथ है फिस्कल पॉलिसी, ये है मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या है? फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो या कम करना हो, गवर्नमेंट कैसे बढ़ा या कम कर सकती है? फिस्कल पॉलिसी से भी, मॉनेटरी पॉलिसी से भी। गवर्नमेंट क्या एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है? कैसे कर सकती है? फिस्कल पॉलिसी से भी, मॉनेटरी पॉलिसी से भी। हम अभी सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के बारे में, टेक्निकली स्पीकिंग लूजली तो हम दोनों को एक ही कहते हैं, दोनों गवर्नमेंट करेगी। टेक्निकली स्पीकिंग वो कहते हैं फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक करता है, तो हम कहते हैं वो भी गवर्नमेंट ही है। तो बहरहाल कभी हम दोनों को गवर्नमेंट में कहते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग दोनों डिफरेंट है। गवर्नमेंट जो है वो जिसने टैक्स और एक्सपेंडिचर वगैरह के डिसीजन करने होते हैं, जो सप्लाई ऑफ मनी के हवाले से डिसीजन करने होते हैं, वो स्टेट बैंक ने करने होते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग मॉनेटरी पॉलिसी काम है सेंट्रल बैंक का, फिस्कल पॉलिसी काम है गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर कभी कभार हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, तो आप इसको समझ जाइएगा कि इससे मुराद सेंट्रल बैंक ही है। फिस्कल कहते हैं फिस्कल पॉलिसी होता क्या, ये तो बताओ। चलो मॉनेटरी पॉलिसी तो जब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी क्या है? हमने कहा फिस्कल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करेगी। गौर से देखिए, किसको इन्फ्लुएंस करेगी? एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखा, गवर्नमेंट किसको इन्फ्लुएंस करेगी? कैसे? थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अपने एक्सपेंडिचर के जरिए, एंड टैक्सेशन और टैक्स सिस्टम के जरिए। गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी एग्रीगेट डिमांड को? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जरिए से, टैक्सेशन के जरिए से। स्पेंडिंग, टैक्सेशन के जरिए से। यहां पे एक चीज नोट कीजिए, एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखा, एग्रीगेट डिमांड। और दूसरी चीज थ्रू मनी सप्लाई नहीं लिखा। थ्रू मनी सप्लाई होता तो वो मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना है। कैसे इन्फ्लुएंस करना है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जरिए और टैक्सेशन के जरिए। क्लियर? अच्छा, उनका फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन क्लियर होगी, टिक लगा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सबसे अहम चीज इसमें पता क्या है? स्पेंडिंग और टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी में। फिर कह रहे हैं इसकी टाइप्स क्या होंगी। फिस्कल पॉलिसी की दो टाइप्स हैं। भाई गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना है, या तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, और तो कुछ नहीं कर सकती ना। अगर गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना हो, इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना हो, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। पहले कहीं लफ्ज पढ़े हैं आउटपुट गैप में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना हो, अगर एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना हो, इसे एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, आउटपुट बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, जीडीपी आउटपुट कम होगी। कह रहे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में क्या होगा? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
इंक्रीज करना किसको? रेट ऑफ ग्रोथ को। अब आपको पता है ग्रोथ का मतलब जीडीपी आउटपुट ही है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे, जीडीपी या आउटपुट इंक्रीज होगी। तो एक्सपेंसिव पॉलिसीज क्या? जिसमें गवर्नमेंट ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है, और अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज डिक्रीज करे। एक्सपेंसिव पॉलिसीज के टूल्स क्या हैं बताइए? गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंसिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकती है? करेगी एक्सपेंडिचर और टैक्स के जरिए। एग्जांपल सुनते जाएं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए, बताइए ग्रोथ बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग से C प्लस आई प्लस G बढ़ जाएगा तो वो एग्रीगेट डिमांड बढ़े। ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज कर दें, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, आउटपुट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस को क्या करें? कम कर दें, और सब्सिडीज को क्या करें? बढ़ा दें। एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, ट्रांसफर पेमेंट्स बढ़ा दें। ट्रांसफर पेमेंट भी गवर्नमेंट का खर्चा ही होता है वैसे। टैक्सेस डिक्रीज कर दे, सब्सिडीज इंक्रीज कर दे। टैक्सेस डिक्रीज 2-3 तरीकों से हो सकते हैं। पहला, एग्जेम्पशन, पूरे का पूरे एग्जेम्पशन दे दे सेक्टर को, क्या आपने टैक्स देना ही नहीं। दूसरा, टैक्स कट, भाई टैक्स दे जरूर, कम दे दें। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? बिल्कुल ही टैक्स ना दें। टैक्स कट का मतलब थोड़ा टैक्स दें। रिबेट का मतलब क्या है? कि आपको बाद में टैक्स अभी दे दें, बाद में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये मिल मिला के डिक्रीज इन टैक्सेस भी बन जाते हैं। वो सिर्फ आपको टर्म्स का मतलब समझा रहा हूं। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट को आप क्या रिकमेंड करेंगे? अपनी स्पेंडिंग क्या करे? कम कर दे। और ट्रांसफर पेमेंट्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, ये है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की कितने टाइप्स? एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड रेट ऑफ ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज के टूल्स बताइए। टूल्स का मतलब है बताइए किस तरीकों से आप इंक्रीज करेंगे एग्रीगेट डिमांड को या आउटपुट को। स्पेंडिंग और टैक्सेशन तो 2 लफ्ज हो गए ना, जरा इसके 4 पॉइंट बताया है कि आपने 2-3-4 नंबर के साथ पूछ लिया तो फिर कैसे लिखेंगे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज, ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज, टैक्सेस डिक्रीज। और अगर टैक्सेस के साथ एग्जांपल भी लिख दें तो क्या सोने पे सुहागा हो जाए? क्या एग्जांपल? टैक्स कट, रिबेट्स, एग्जेम्पशन। क्लियर हो गया? ये टैक्स इंक्रीज करना कहता है नए नए टैक्स भी लगा सकते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स के रेट्स भी बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? वो ही जो हमने पढ़े थे, कहाँ? चैप्टर 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में क्या पढ़े थे? प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम। किसका इक्विलिब्रियम? बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी, फिस्कल बजट का भी। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वही। यानी इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी एक ही है। बल्कि मुझे तो लग रहा, पता नहीं कंफर्म नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव भी शायद सेम हो। पता नहीं है मुझे, नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। वो तो जब पढ़ेंगे तो फिर। हाँ, लिमिटेशन, लिमिटेशन समझने वाली बात है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपको अभी तक कंसेप्ट, आज के लेक्चर में प्रोबेबली सबसे अहम चीज़ जो है वो एक डायग्राम है बिजनेस साइकिल की, और फिर फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन आएगा, कोई भी पूछ सकता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा बाकी मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादा अहम। फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करें। कैसे? सबसे अहम यह है फिस्कल पॉलिसी में।
क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में भी अल्फाज तकरीबन यही होंगे। सेंट्रल बैंक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करे, कैसे? मनी सप्लाई से, वो मॉनेटरी पॉलिसी बन जाएगी। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या है, कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशन से। फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स कितने हैं? कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्शनरी में, एक्सपेंशनरी में टूल्स क्या है? टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दे, ट्रांसफर पेमेंट बढ़ा दे, टैक्सेस कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दे। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के टूल्स क्या हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे, ट्रांसफर पेमेंट्स कम कर दे, टैक्सेस बढ़ा दे, सब्सिडीज कम कर दे। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए? अब बात है लिमिटेशंस की तरफ। ये लिमिटेशन जरा समझने वाली बात है। आज का आखिरी कंसेप्ट, पहला ही टेक्निकल लफ्ज, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मुझे खुद बताइए, जिस जगह अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा होगा, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल चलेगा? जिस जगह अच्छा सरकारी स्कूल होगा, प्राइवेट स्कूल चलेगा? इसीलिए ना अच्छा स्कूल और ना ही अच्छा सरकारी अस्पताल नजर आएंगे आपको। अच्छे हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम है। और वहाँ जो हालात है आपको, किस लिए? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, अगर याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाज़ का प्राइवेट सेक्टर ने आपस में कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट वालों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग की होती है। इसे इकोनॉमिकली कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी। पहली लिमिटेशन, मानते हैं कि नहीं? अगर अच्छी जगह पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लगाई जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जाए, तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो कहता है जरा सोचे, इधर से जी बढ़ा, उधर से आई कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड तो उधर ही फायदा कोई नहीं हुआ। ये लिमिटेशन है। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि अच्छी अगर स्कूल, सरकारी स्कूल या कॉलेज खोलेंगे आप, अस्पताल, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझ आया? दूसरा कंफ्लिक्ट, ये भी अहम चीज समझिए, तो बहुत अहम, आगे चल के आधा चैप्टर बनेगा हमारा। ओहो, मैंने मिटा दिया उसको। चले दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही है हमारी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अटेंटिव होके देखिएगा जरा। प्राइस लेवल, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, अटेंटिव हो गया जरा। फ्यूचर का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ। बता क्या रहा हूं? कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। बताइए, फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेप नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई। बताइए, जीडीपी बढ़ी? जीडीपी बढ़ी तो जाहिर है लोगों को नौकरियां मिली होगी, ज्यादा काम किया होगा, तभी जीडीपी बढ़ी ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या आया? इसका मतलब है अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दूसरे, अब टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, अटेंटिव होके सुनिएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करे, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप। दोबारा समझते हैं? नहीं, दोबारा समझते हैं भैया। अब की बार एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करते हैं। समझ नहीं भैया, खामोश हो जाए। अब भैया आप भी जरा अटेंटिव होके,
अगर गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज कर दें AD1, अब देखें नया इक्विलिब्रियम यहां पे पहले ये था नया। भैया आपस में अगर बातें करेंगे मैं समझा नहीं सकूंगा कंसेप्ट, नहीं बाकी को भी समझ देना। एग्रीगेट डिमांड कम कर दे, इससे क्या होगा? अब देखें इन्फ्लेशन कम हुई, लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट कम हुई मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हुई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। इकोनॉमिक्स में हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट की बजाय हम डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का लफ्ज ज्यादा यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही, इन्फ्लेशन कम हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव है दोनों को कंट्रोल करें, लेकिन हमने अभी दो डायग्राम के जरिए से समझा कि अगर एक को कम करेंगे दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी को कम करेंगे पहले बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा कंफ्लिक्ट इन ऑब्जेक्टिव, ये समझ आया? फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दोनों हमने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, लेकिन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दोनों को साइमल्टेनियसली रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर फॉरकास्टिंग, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लायर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। याद है आपको कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जाना है तो जीडीपी कितने से बढ़ानी चाहिए? अगर करंटली जीडीपी 20 मिलियन है, फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आउटपुट है 100 मिलियन, कितने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए? 80 से नहीं, मल्टीप्लायर पे डिपेंड करेगा। मल्टीप्लायर अगर 4 है 20 मिलियन से बढ़ाएं, मल्टीप्लायर 8 है 10 मिलियन से बढ़ाएं। तो मल्टीप्लायर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। और किसको प्रेडिक्ट करना? टैक्स रिसीट्स को। ठीक है, आपने जाहिर है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च करने हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से। आपको यह भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे तो उसके लिए पैसे कितने आएंगे? टैक्स वालों से। हो सकता है स्टार्ट में आपने यह अज्यूम किया हो कि एग्रीगेट डिमांड जो है 50 मिलियन से बढ़ाते हैं, टैक्स से इतने पैसे आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली टैक्स से पैसे कम आए हो 30 मिलियन, आपकी तो पॉलिसी दरमियान में रह गई। तो इसीलिए प्रिडिक्ट करना पड़ता है मल्टीप्लायर और टैक्स रिसीट्स को, जो कि मुश्किल काम है। आपको पता है जो चीज़ भी हम प्रिडिक्ट करते हैं उसमें एक्चुअल सिचुएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टैक्स, हम फिस्कल पॉलिसी में टैक्स को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर टैक्स को यूज़ करते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर टैक्स ज़्यादा कर दें तो कुछ लोग काम करना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम अपनी इनकम का इतना मेजर पोर्शन जो टैक्स के तौर पे दे तो आराम से घर बैठते हैं, हमें क्या ज़रूरत है अपनी जान को अजाब में डालने की, दिन रात एक करके काम भी करें और टैक्स भी दें। तो टैक्स के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा टैक्स लगाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती हैं। और टाइम लैग, आपको पता है गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, ये तो यूनिवर्सल बात, कोई भी, हाँ, इम्प्लीमेंट करने में और उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता ही है। ठीक है, नस्लें नहीं ये 3, 4, 5, 6 महीने बस इतना टाइम लैग होता है नॉर्मली, 3 से 6 महीने का। 6 महीने के अंदर अंदर इसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, यही वो रीज़न है जिसमें कहा जाता है घबराना नहीं है, क्योंकि पॉलिसी आज इम्प्लीमेंट हो जाती है, इसके इफेक्ट आने में 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। जी क्लियर हो गया ये? अच्छा बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? 3 कंसेप्ट्स, ग्रोथ, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसका बिजनेस साइकिल, इसकी डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेटर्स, और फिस्कल पॉलिसी में डेफिनेशन, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन। भैया बताइए हुआ ओवर? तो भैया पहले बता देते, ओवर हो गया सर मैं वहाँ रोक देता। लेक्चर ओवर हुआ? कोई ज़्यादा मटेरियल का नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवा। ठीक है, वो कुछ नहीं, सिंपल। देखिए जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो मैं खुद सिर्फ एक ही कंसेप्ट बताता हूँ उसने। ठीक है, आगे कुछ लेक्चर ऐसे आएंगे जिनमें एक दिन में सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऐसे भी आएंगे जिनमें 3 कंसेप्ट पढ़ लेंगे। वो ईजी होता है इसलिए हाथ से हमने देखे ज़्यादातर चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं।
ठीक है, चलिए मेहरबानी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।